जय हिंद। मेजर कालची क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अगस्त महीने के 5वें सप्ताह के बारे में। इस सप्ताह में घटने वाली उन सभी घटनाओं के बारे में जो कि आपकी सैन्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही उन घटनाओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज इंडियन नेवी की दो शिप्स के बारे में, INS रणविजय और INS कोरा, जिन्होंने हाल ही में नेवल एक्सरसाइज की है फिलीपींस की नेवी के साथ। साथ ही जानेंगे दिल्ली में इंस्टॉल किए गए नए स्मॉक टावर के बारे में, NTPC द्वारा शुरू किए नए सोलर PV प्रोजेक्ट के बारे में, और जानेंगे हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाले हर्बल पार्क के बारे में। मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं ये भी जानेंगे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे मलाबार नेवल एक्सरसाइज के बारे में। मलाबार नेवल एक्सरसाइज हुई है 26 अगस्त को। इस नेवल एक्सरसाइज में भाग लेने वाली 4 कंट्रीज हैं, 4 देश हैं जिनकी नेवीज ने इस नेवल एक्सरसाइज में भाग लिया है: भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले यह एक्सरसाइज बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय रूप में होती थी 1992 से USA और भारत के बीच में। बाद में 2015 में जापान ने इस मलाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन किया और अब ये ट्राइलैटरल हो चुकी थी। सन 2020 में नवंबर ने ऑस्ट्रेलिया में भी ज्वाइन कर लिया और मलाबार नेवल एक्सरसाइज में अब 4 कंट्रीज हैं जिसमें इन सभी कंट्रीज की नेवल शिप्स पार्ट लेती हैं। यह अभ्यास ग्वाम द्वीप, जो कि अमेरिका का एक क्षेत्र है, 2500 किलोमीटर पूर्व फिलीपींस से में स्थित है। यहाँ पर यह मलाबार नेवल एक्सरसाइज का अभ्यास हुआ है 26 अगस्त 2021 को। मलाबार अभ्यास भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच एक वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है। यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में बारी बारी आयोजित की जाती है। जानते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज जॉइंड द मलाबार नेवल एक्सरसाइज इन द ईयर 2020? निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2020 में मलाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुआ? आपके ऑप्शंस हैं USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। अभी हमने जाना था सन 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने मलाबार नेवल एक्सरसाइज को ज्वाइन किया है जापान के 2015 में ज्वाइन करने के बाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जानते हैं दिल्ली में इनॉग्रेट किए गए नए स्मॉक टावर के बारे में। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने भारत का पहला स्मॉक टावर इनॉग्रेट किया, उसका उद्घाटन किया है कनॉट प्लेस दिल्ली में। इस टावर की ऊंचाई कुल 20 मीटर है और ये 1 किलोमीटर के रेडियस में हवा को साफ करना यानी कि एयर प्यूरिफाइंग का काम करेगा। स्मॉक टावर क्या चीज है? स्मॉक टावर ऐसी संरचनाएं हैं जिन्हें वायु प्रदूषण कणों को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर एयर प्यूरिफायर के रूप में डिजाइन किया गया है। ऐसी संरचना के लिए प्रोटोटाइप 2017 में बीजिंग, चीन में डच कलाकार डैन रूसगार्ड द्वारा बनाया गया था। इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द फर्स्ट प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉक टावर? निम्न में से किसने स्मॉक टावर का पहला प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ऑड्रे ओजले, गुरदीप सिंह, डान रूसगार्ड और नारायण राणे। 2017 में सबसे पहला प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर देने वाले डान रूसगार्ड एक डच आर्टिस्ट हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डान रूसगार्ड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जानते हैं NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू किए गए नए सोलर PV प्रोजेक्ट के बारे में। ये भारत का पहला फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ PV प्रोजेक्ट होगा। इसमें कम से कम 1 लाख PV यानी कि फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया गया है। यह कम से कम 7000 घरों में बिजली पहुंचाने का काम कर सकता है। इसे विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट इज सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और तिरुपति। अभी हमने जाना था कि आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम शहर में इस PV प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विशाखापट्टनम हो जाएगा। आगे जानते हैं सुजलम स्कीम के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यानी कि जल शक्ति मंत्रालय ने एक नई स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम सुजलम दिया है। सुजलम 100 दिन तक चलने वाला एक कैंपेन है जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य है कि किसी भी शहर और किसी भी वार्ड में खुले में शौच और सीवेज सिस्टम्स को कभी भी खुली नदियों में और खुले में ना छोड़ा जाए। सुजलम अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में शुरू किया गया 100 दिनों का अभियान है। यह अभियान भारत के सभी गांवों में अपशिष्ट जल प्रबंधन के जरिए अधिक से अधिक ODF प्लस गांवों को निर्माण करना चाहता है। इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज लॉन्च सुजलम कैंपेन? निम्न में से किस मंत्रालय ने सुजलम अभियान की शुरुआत की? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स यानी कि शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय और ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मामलों के मंत्रालय।
मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यानी कि जल शक्ति मंत्रालय। आपका ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसने सुजलाम नाम के कैंपेन को लॉन्च किया है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं एमकेसी पब्लिकेशन ऐप के बारे में। एमकेसी पब्लिकेशन ऐप आपको प्रोवाइड करता है घर बैठे उन सभी मटेरियल, उन सभी स्टडी मटेरियल से जो आपकी परीक्षाओं की तैयारियों को और सशक्त बना सकता है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इंडिया और फिलीपींस की नेवी के बीच में हुए नेवल एक्सरसाइज के बारे में जो कि साउथ चाइना के समुद्र में की गई है। इंडियन नेवी से आईएनएस रणविजय और आईएनएस कोरा ने इस नेवल एक्सरसाइज में भाग लिया। वहीं फिलीपींस की बीआरपी एंटोनियो लूना ने इस नेवल एक्सरसाइज में भाग लिया। यह नेवल एक्सरसाइज 23 अगस्त 2021 को साउथ चाइना के समुद्र में की गई है। ठीक 5 दिन के बाद, जब भारत और वियतनाम के अगस्त 18 को नेवल एक्सरसाइज के ठीक 5 दिन के बाद इसे आयोजित किया गया था। यह द्विपक्षीय अभ्यास एक स्थिर, शांतिपूर्ण और समृद्ध इंडो पैसिफिक सुनिश्चित करने के लिए समुद्री क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। आइए जानते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न के बारे में। विच ऑफ द इंडियन नेवल शिप्स पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन फिलीपींस नेवल एक्सरसाइज? भारत फिलीपींस नौसेना अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया? आईएनएस त्रिखंड, आईएनएस रणविजय, आईएनएस खुखरी, आईएनएस रंजीत। आपका ऑप्शन बी जो है आईएनएस रणविजय, साथ ही आईएनएस कोरा ने इंडिया फिलीपींस नेवल एक्सरसाइज में भाग लिया है। जानते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। भारत ने यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की सूची में। 2020 के अनुसार भारत तीसरे स्थान पर था, वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राष्ट्र दूसरे स्थान पर था। परंतु अब भारत ने यूएसए को पीछे छोड़ते हुए अपना स्थान दूसरे स्थान पर बना लिया है। फार्मा, रसायन और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में पहले से ही स्थापित आधार की ओर चीन से एशिया के अन्य हिस्सों में संयंत्र स्थानांतरण के कारण रैंकिंग बदल गई है। वर्ष 2020 में अमेरिका दूसरे स्थान पर था जबकि भारत तीसरे स्थान पर था। भारत की रैंकिंग में सुधार से संकेत मिलता है कि निर्माता अमेरिका और एपीएसी क्षेत्र के देशों सहित अन्य देशों की तुलना में भारत एक पसंदीदा विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ती रुचि दिखा रहा है। जानते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न के बारे में। In the year 2020, India was at which of the following positions according to the list of most attractive manufacturing hub globally? विश्व स्तर पर सबसे आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब की सूची के अनुसार वर्ष 2020 में भारत निम्न में से किस स्थान पर था? आपके ऑप्शंस हैं पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या चौथे स्थान पर। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। 2020 की सूची के अनुसार भारत तीसरे स्थान पर था, वहीं अब भारत ने संयुक्त राष्ट्र को पीछे छोड़कर अपना स्थान दूसरे स्थान पर बना लिया है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं एमकेसी लर्निंग ऐप के बारे में। एमकेसी लर्निंग ऐप आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस और नोट्स जो पीडीएफ के फॉर्म में है। आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी परीक्षाओं की तैयारी को और सशक्त बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगस्त 23 के बारे में बात करेंगे। अगस्त 23 को अंतर्राष्ट्रीय स्लेव ट्रेड एबॉलिशन यानी कि दास व्यापार से मुक्ति के रूप में मनाया जाता है। हैती, जिसे पहले सैंटो डोमिंगो के नाम से जाना जाता था, डोमिनियन रिपब्लिक का यह कैपिटल भी था, अब हैती के नाम से जाना जाता है। यहाँ पहली बार सन 1998 में इस दिवस को मनाया गया था। इस दिन का पालन 1791 में सैंटो डोमिंगो द्वीप के पश्चिमी भाग में गुलाम पुरुषों और महिलाओं के विरोध की सालगिरह का प्रतीक है, जिसे अब हैती के नाम से जाना जाता है। इन पुरुषों और महिलाओं को अफ्रीका से फाड़ा गया और गुलामी में बेच दिया गया था। उन्होंने गुलाम व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इस हाइटियन क्रांति ने 1804 में उनकी स्वतंत्रता का नेतृत्व किया था। यह विद्रोही मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न को देख लेते हैं। When was the first International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition celebrated in Haiti? हैती में दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? आपके ऑप्शंस में दिया है 1998, 1999, 1804 और 1791। सन 1998 हैती में पहली बार इस दिवस को मनाया गया था। आपका ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जानते हैं मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर के बारे में। पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासिन के इस्तीफा देने के बाद नए प्रधानमंत्री के रूप में इस्माइल सबरी याकूब को मलेशिया का प्रधानमंत्री बनाया गया है।
इस्माइल साबरी की नियुक्ति का अर्थ है सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी यूनाइटेड मलय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन UMNO ने 2018 की चुनावी हार में हारे हुए प्रीमियर को पुनः प्राप्त कर लिया है। इस्माइल सबरी ने मुहिद्दीन यासिन की जगह ली, जिन्होंने अपने गठबंधन में अंदरूनी कलह के कारण संसदीय बहुमत खोने के बाद पद छोड़ दिया था। जानते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न के बारे में। Who among the following is the former Prime Minister of Malaysia? निम्नलिखित में से कौन मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? आपके ऑप्शंस में दिया है इस्माइल सबरी याकूब, मुहिद्दीन यासिन, कुशमान आम और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद। पूर्व प्रधानमंत्री की बात करें तो आपका ऑप्शन बी मुहिद्दीन यासिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही ऑप्शन ए इस्माइल सबरी याकूब आपके वर्तमान में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं मलेशिया के। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नियो बोल्ट के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास में एक नए वाहन को विकसित किया गया है, जिसका नाम नियो बोल्ट दिया गया है। नियो बोल्ट को नियो मोशन के स्कीम के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। इससे विकलांग लोगों को अपने व्हील चेयर में ही सफ़र करने की सुविधा प्राप्त होगी। इसकी कैपेसिटी 25 किलोमीटर पर आवर है और यह एक बार चार्ज करने पर 25 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। नियो बोल्ट का उपयोग सड़कों के साथ साथ असमान इलाकों में भी किया जा सकता है। इसकी अधिकतम गति 25 किमी प्रति घंटा और यह प्रति चार्ज 25 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। यह लिथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित है। नियो बोल्ट मोटर से चलने वाला अटैचमेंट है जो व्हीलचेयर को सुरक्षित सड़क पर चलने लायक वाहन में बदल देता है। व्हीलचेयर को IIT मद्रास सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन रिसर्च एंड डिवाइस डेवलपमेंट द्वारा विकसित किया गया है। इस वाहन का व्यवसायीकरण नियो मोशन नामक स्टार्टअप के माध्यम से किया गया था। जानते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न के बारे में। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस मोटराइज्ड व्हीलचेयर व्हीकल कॉल्ड नियो बोल्ट इज पावर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैटरीज? भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन, जिसे नियो बोल्ट कहा जाता है, निम्न में से किस प्रकार की बैटरी द्वारा संचालित होता है? आपके ऑप्शंस हैं कार्बन बैटरीज, ऑप्शन बी लिथियम आयन बैटरीज, सी ऑप्शन सोलर बैटरीज, डी ऑप्शन यूरेनियम बैटरीज। अभी हमने जाना था कि आपका ऑप्शन बी जो है लिथियम आयन बैटरीज, आपका नियो बोल्ट जो है वो लिथियम आयन बैटरीज द्वारा संचालित किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं MKC टेस्ट प्रिपरेशन ऐप के बारे में। MKC टेस्ट प्रिपरेशन ऐप आपको सुविधा देता है मॉक टेस्ट की, साथ ही सुविधा देता है क्वेश्चन पेपर्स की। जानते हैं इंडिया के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क के बारे में। इंडिया का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है, हाल ही में उसका उद्घाटन हुआ है, जो इंडिया चाइना के बॉर्डर पर है। चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड राज्य के एक छोटे से गांव माना गांव में इसे उद्घाटित किया गया है। इसमें कम से कम 40 एल्पाइन स्पीशीज को रखा गया है जो कि विलुप्त हो जाने की कगार पर हैं। हर्बल पार्क में 40 प्रजातियां शामिल हैं जो भारतीय हिमालयी क्षेत्र में उच्च ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनमें से कई प्रजातियों को प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की लाल सूची के साथ साथ राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा लुप्तप्राय और संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। India's highest herbal park was inaugurated near which of the following borders of the India? भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन भारत की निम्नलिखित में से किस सीमा के पास हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर या इंडिया म्यांमार बॉर्डर। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क आपका ऑप्शन ए यानी भारत चीन की सीमा के पास उद्घाटित किया गया है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के छोटे से गांव माना गांव में इसका उद्घाटन किया गया है। आशा है आप सभी के लिए ये वीडियो उपयोगी साबित होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल्सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर।